हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्लीक एंड हैमर लिमिटेड का। स्लीक एंड हैमर लिमिटेड का क्वेश्चन हमारे एक पास्ट एग्जाम में पूछा गया था नवंबर 23 में। वो क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 110 का ये क्वेश्चन है। 110 के सारे एडजस्टमेंट्स हैं, एक जगह बस 103 का एक छोटा सा पार्ट आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हैमर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी स्लीक लिमिटेड। हैमर लिमिटेड कौन है? हमारी पेरेंट है। स्लीक लिमिटेड कौन है? हमारी सब्सिडरी है। उन दोनों की अपने को नीचे क्या दे रखी है? बैलेंस शीट दे रखी है। एज ऑन 31 मार्च 2023 की अपने को यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, असेट्स दे रखे हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, फिर नीचे अपने को नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं और हमारे आ गए एडजस्टमेंट्स। क्या लिखा है? हैमर लिमिटेड एक्वायर्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2022। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 को 20,000 इक्विटी शेयर्स हैमर लिमिटेड ने स्लीक लिमिटेड के लिए। मैं देखूँगा अगर टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हैं हैमर स्लीक लिमिटेड के, 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, यानी 50,000 इक्विटी शेयर्स। उसमें से 20,000 लिया, यानी कितना लिया? 20,000 डिवाइड बाई 50,000, परसेंटेज 40%, यानी 1 अप्रैल 2022 को हैमर लिमिटेड ने स्लीक लिमिटेड के 40% इक्विटी शेयर्स अक्वायर करे। क्या कंट्रोल आ गया? नहीं, कंट्रोल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 50% से एक्सीड होता है तब कंट्रोल आता है। ठीक है। एंड फर्दर एक्वायर्ड 17,500 इक्विटी शेयर्स ऑन 1 अक्टूबर 2022। अच्छा, पहले 20,000 थे, अब 17,500 और हो गए, यानी टोटल 37,500। अगर अब मैं चेक करूँ तो 37,500 डिवाइडेड बाई 50,000 परसेंटेज 75% हो गया यहाँ पे। क्या अब कंट्रोल आ गया? हाँ, अब आ गया। तो इसी को कहा जाता है स्टेप एक्विजिशन। स्टेप एक्विजिशन का मतलब हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन के अंडर हमारे पास कंट्रोल नहीं आया। ये वाला जो कंसेप्ट है ये हमारे इंड AS 110 का नहीं है, ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट कहाँ का है? इंड AS 103 का है। अगर आपने इंड AS 103 कर लिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं करा है तो अपन वहाँ पर इसके क्वेश्चन करते हुए ये वाला कंसेप्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए क्लैरिफाई करता हूँ कि 103 का जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए यहाँ पे काम आएगा, और वो है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बस खत्म। इसके अलावा और कहीं पर भी इस पूरे क्वेश्चन में 103 का काम नहीं आएगा। तो जो अपन 103 में करते हैं वो मैं आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त बता दूंगा। यहाँ पर मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टेप एक्विजिशन क्यों है। भाई एक बार में अपन ने एक्वायर नहीं करा। यहाँ पर मैंने 20,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे, 20,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे, जो कि सिर्फ 40% है। फिर आगे मैंने और 17,500 इक्विटी शेयर्स एक्वायर करे, यानी और 35% ले लिए। यानी मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। सेकंड स्टेप में मैंने 35% और एक्वायर कर लिया, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 75% हो गया। ठीक है, यानी हम इतने समझदार हैं कि हमारे पास इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? भाई एक्विजिशन की डेट मतलब जब वो सामने वाली कंपनी हमारी सब्सिडरी बन गई। क्या 1 अप्रैल 2022 को सब्सिडरी बन गई? नहीं, कहाँ बनी? 40% ही तो था हमारे पास। क्या 1 अक्टूबर 2022 को बनी? हाँ, 1 अक्टूबर 2022 को बनी। तो इसमें हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 1 अक्टूबर 2022। बाकी जो भी 103 का अपन इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि डिटेल में अपन 103 के क्वेश्चंस करते वक्त करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए बता दूंगा। बाकी सारे के सारे जितने एडजस्टमेंट हैं इसके सारे 110 के ही हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 110 का एक एडजस्टमेंट है, इसको अपन आगे देखेंगे। ये हमारा 110 का एक एडजस्टमेंट है, इसको अपन आगे देखेंगे। फिर क्या दे रखा है अपने को? रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व का नॉर्मल बैलेंस दे रखा है, जैसे अपन हर क्वेश्चन में करा है। द रिटेन अर्निंग्स ऑफ स्लीक लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस अपने को दे रखा है 50,000 का। ठीक है, ये लाइन अपन ने पढ़ ली और ये लाइन भी अपन ने पढ़ ली। चलो आगे क्या दे रखा है? ये हमारा डिविडेंड का एडजस्टमेंट 110 का अपन आगे समझेंगे। बोनस शेयर का एडजस्टमेंट 110 का अपन आगे समझेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ये सिंपल से एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ नहीं है, आप यहीं समझ लो। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ हैमर लिमिटेड इंक्लूड्स बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 लाख ड्रॉन अपॉन स्लीक लिमिटेड, यानी इंट्रा ग्रुप बोरिंग्स की बात हो रही है। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन की बात हो रही है कि ट्रेड बिल्स रिसीवेबल में आपस के इन दोनों के कितने हैं? 2 लाख के हैं, और उसमें से 50,000 के बिल डिस्काउंट हो चुके हैं, यानी नेट ऑफ अगर मैं बात करूं तो कितने के इंट्रा ग्रुप की इनके ट्रेड रिसीवेबल है? 1,50,000 के। जब अपन ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल का बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट बनाते वक्त स्टेप 7 में, तब अपन इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अपन ने एक बार के लिए ये एडजस्टमेंट भी कर लिया। ये हमारा 110 का एडजस्टमेंट है, इसको अपन आगे समझेंगे। ये हमारा 110 का एडजस्टमेंट है, इसको अपन आगे समझेंगे। लास्ट लाइन क्या लिखी है? द पेरेंट कंपनी दैट इज हैमर लिमिटेड हैज अडॉप्टेड एन अकाउंटिंग पॉलिसी टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू, यानी जो भी नॉन एनसीआई के जो शेयर्स होंगे वो किस पे वैल्यू होंगे? फेयर वैल्यू पे मेजर होंगे। और फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को स्लीक लिमिटेड की? ₹11। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एनसीआई के कितने शेयर्स हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने शेयर्स हैं? 37,500। टोटल शेयर कितने हैं स्लीक लिमिटेड के?
50,000, तो यानी 50,000 माइनस 37,500, 12,500 शेयर्स एनसीआई के बचे, डिवाइडेड बाय 50,000 परसेंटेज 25%, और एक बार के लिए 100 माइनस 75% भी 25% रहता है, तो यानी टोटल शेयर्स एनसीआई के कितने हुए 12,500। 12,500 शेयर्स कितने हुए एनसीआई के शेयर्स हुए। और अगर अपने को एनसीआई और डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना है तो अपन क्या करेंगे, फेयर वैल्यू मेथड से एनसीआई फॉलो करते हुए, एनसीआई कैलकुलेट करते हुए 11 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे। एक बार के लिए अपन ने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली। चलो अब अपन हमारे 110 के एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये सारे मैंने स्टेप्स लिख दिए आपके लिए यहाँ पे, जैसे अपन ने हर क्वेश्चन में करें। ये हमारा डिविडेंड का एडजस्टमेंट अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस में कर रखा है। फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में कर रखा है। अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट अपन ने बहुत क्वेश्चंस में कर रखा है। बोनस का एडजस्टमेंट अपन ने एक क्वेश्चन में कर रखा है एज ऑफ नाउ, और ये वाला नया एडजस्टमेंट है जिसको अपन समझेंगे। चलो आ गए हमारे सॉल्यूशन पे। क्या है हमारा स्टेप 1, सबसे पहले अपन डेट ऑफ एक्विजिशन लिख देंगे 1 अक्टूबर 2022, क्योंकि 50% एक्सीड कब हुआ 1 अक्टूबर 2022 को। डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है 31 मार्च 2023, जिसकी अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। पेरेंट कंपनी का शेयर कितना है 75% और एनसीआई का शेयर कितना है 25%। चलो प्री पोस्ट का एडजस्टमेंट करेंगे अपन स्टेप 2 में। रिटेन अर्निंग, हमारी ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी है, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था फिगर 75,000 का। अब बैलेंस शीट चेक करना, बैलेंस शीट में क्लोजिंग रिटेन अर्निंग किसकी, स्लीक लिमिटेड की कितनी होगी 2,50,000 होगी, माइनस ओपनिंग वाली। इसमें डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि साल के बीच की है, तो अपन क्या करेंगे टाइम रेशियो में जितना भी इंक्रीज हुआ रिटेन अर्निंग में और जनरल रिजर्व में, वो क्या करेंगे अपन टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो कितना इंक्रीज हुआ 1,75,000, टाइम रेशियो 1:1। कैसे, 1 अक्टूबर 2022 हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन है, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स प्री 6 मंथ्स पोस्ट, यानी 6:6 यानी 1:1 हाफ हाफ। तो अपन ने क्या करा 1,75,000 के इंक्रीज को हाफ हाफ प्री पोस्ट में बांट दिया। सेम बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट हमारा जनरल रिजर्व का, ये हमारा ओपनिंग और इंक्रीज वाले को अपन ने हाफ हाफ दोनों में बांट दिया। चलो अब अपन डिविडेंड का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन का डिविडेंड एडजस्टमेंट पढ़ाता हूँ, या चलो मैं आपको एक बार ये पढ़ा देता हूँ कि अपन कौन सा लाइन कर रहे हैं। ये हमारा जो ऊपर का सारा पार्ट है डिविडेंड एडजस्टमेंट का, ये नॉर्मल क्वेश्चन वाला डिविडेंड का एडजस्टमेंट का पार्ट है। लेकिन प्रॉपर इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए और एक सिमिलर क्वेश्चन और हमारे एग्जाम में पूछा गया था प्रोबेबली सितंबर 25 में, वहाँ पर ये एडजस्टमेंट आया था। क्या आया था एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूँ, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी डिविडेंड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन का डिक्लेयर्ड है, यानी किसी प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, प्रीवियस ईयर में डिक्लेयर हुआ डिविडेंड हमारे इस साल में पे हुआ है ऐसा। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन देन ऐड फुल डिविडेंड अमाउंट 100% टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग स्टेप 2 एंड लेस फुल डिविडेंड अमाउंट 100% फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड डू नॉट डू एनी अदर एडजस्टमेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन, डू नॉट डू एनी अदर एडजस्टमेंट। यानी अगर बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी चलो अब अपन इसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ऊपर जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है, फिर अपन उस एडजस्टमेंट को भी टिक कर देंगे। चलो कहाँ है हमारा डिविडेंड का एडजस्टमेंट, ये रहा। स्लीक लिमिटेड हैड पेड डिविडेंड एट द रेट 10% ऑन इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। द एंटायर डिविडेंड रिसीव्ड बाय हैमर लिमिटेड वॉज क्रेडिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन? हाँ। कैसे, डिविडेंड कब का ये डिविडेंड है 21-22 का, यानी डिक्लेयर पहले ही हो गया होगा, पे इस बार हुआ है भाई। अगर पे इस बार हुआ है, अगर पे इस बार हुआ है तो डिक्लेयर पहले का हुआ है, हाँ। बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन का डिक्लेयर हुआ है, हाँ। और नहीं भी आपको ये एडजस्टमेंट याद है तो ये पर्टिकुलर लाइन आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिख जाए, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेशल एडजस्टमेंट इस तरह का है कि ये सेम लाइन हमारे नवंबर 23 के क्वेश्चन में आई थी और सेम लाइन हमारे सितंबर 25 के भी क्वेश्चन में आई थी। जहाँ तक मेरे को अभी ध्यान है, मैंने सितंबर 25 क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं देखा है, जितना मैंने सुना था स्टूडेंट से उतना मेरे को समझ में आया कि सितंबर 25 में भी ये वाली लाइन पूछी गई थी। ठीक है, चलो जैसा भी है। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का, या फिर प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड है, कुल मिला के प्रीवियस ईयर्स का डिविडेंड इस बार पे हो रहा है। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या है 21-22 का डिविडेंड अपन इस साल में पे कर रहे हैं, यानी 21-20 पास्ट के किसी ईयर्स का डिविडेंड अगर अपन इस साल में पे कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, जैसा अपन ने एडजस्टमेंट पढ़ा, अपन ऐड और लेस कर देंगे प्री पोस्ट में से। चलो अपन देखते हैं अपन ने क्या सीखा, क्या करेंगे अपन, add full dividend 100% full dividend to post acquisition retained earning and less full dividend from pre acquisition retained earning। सिंपल, बस इतना सा एडजस्टमेंट करना और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। चलो मैं कर देता हूँ। कितने का डिविडेंड आएगा 50,000 का डिविडेंड आएगा, 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है स्लीक लिमिटेड की, उसका 10%। चलो ये मैंने क्या करा, पोस्ट में ऐड कर दिया और सेम फिगर प्री में लेस कर दिया। कितना 5 लाख का 10%। चलो मैं ऊपर वाला एडजस्टमेंट जो अपन ने अभी अभी करा उसको मैं टिक भी कर देता हूँ।
यानी मैंने आपको क्या बोला, अगर ये पर्टिकुलर लाइन, जिस तरह की लाइन इस क्वेश्चन में आपको दी हुई है, अगर ये पर्टिकुलर लाइन आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको भी बताया कि ऐड कर दो पोस्ट में और लेस कर दो प्री में, बाकी पूरे क्वेश्चन में कहीं इसका कोई एडजस्टमेंट मत करना। या फिर पास्ट ईयर का कोई भी डिविडेंड है, पास्ट ईयर का डिक्लेयर्ड कोई भी डिविडेंड है जो इस साल पे हो रहा है, यानी सिमिलर जो अगर एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिखे तो क्या करना है आपको पोस्ट में ऐड करना है और प्री में से सेम अमाउंट लेस कर देना और पूरे क्वेश्चन में कहीं भी उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ना कुछ एनसीआई, ना कोई कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग, कुछ नहीं, बस सिंपल प्री पोस्ट, बात खत्म। चलो इसी के साथ अपन ने ये एडजस्टमेंट खत्म कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, चलो हाथों हाथ में आपको बोनस का एडजस्टमेंट पढ़ा देता हूँ। बोनस में क्या है, करना ही कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एज पर द रेजोल्यूशन डेटेड 28 फरवरी 2023, स्लीक लिमिटेड अलॉटेड बोनस शेयर्स एट द रेट ₹1 per share फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ इट जनरल रिजर्व, द अकाउंटिंग इफेक्ट हैज नॉट बीन गिवन। चलो बोनस का कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए, क्या करेंगे अपन, बोनस क्या होता है, चलो मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट से पढ़ा देता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बोनस क्या होता है, बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स होता है, यानी एक जगह ऐड एक जगह लेस। इट इज ओनली अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड डू नॉट चेंज द टोटल नेट असेट्स, दस नो एडजस्टमेंट इज नीडेड इन एनी स्टेप ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसेस। यानी अपने को एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, बोनस का कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए, बोनस का कोई भी एडजस्टमेंट आ जाए, अपने को पूरे के पूरे कंसोलिडेशन के प्रोसेस में उसका कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स होता है और उससे नेट असेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेट असेट्स की कैलकुलेशन में प्री पोस्ट में कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके एक जगह ऐड होगा एक जगह लेस होगा, बस बात खत्म। वो कुछ नहीं दिखाना अपने को क्वेश्चन में, अपने को पूरे क्वेश्चन में बोनस का कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। बोनस एडजस्टमेंट के नाम पे अगर किसी भी तरह का बोनस एडजस्टमेंट आपके पास क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कोई ट्रीटमेंट उसका नहीं करना है। चलो यानी अपन ने भी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, तो सॉल्यूशन दिखाने का भी आपको कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ में क्या करूँगा, बोनस वाला पॉइंट भी टिक कर दूंगा। अपन ने ये भी समझ लिया, डिविडेंड समझ लिया, ये समझ लिया, ये समझ लिया, ट्रेड रिसीवेबल तो जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तब अपन कर लेंगे। चलो अब अपन ये वाला एडजस्टमेंट करते हैं। क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हैमर लिमिटेड परचेस्ड गुड्स फ्रॉम स्लीक लिमिटेड, यानी स्लीक लिमिटेड ने हैमर लिमिटेड को बेचा। आप सोच रहे हो कि मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये लाइन इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होंगे क्वेश्चंस करे होंगे आपको पता होगा, क्योंकि अपने को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिसाइड करना होता है। चलो यानी स्लीक ने हैमर को बेचे, स्लीक कौन है, सब्सिडरी है, हैमर कौन है, पेरेंट है, हैमर बड़ा है, स्लीक छोटी है, छोटे से बड़ा ऊपर की तरफ, छोटे से बड़ा ऊपर की तरफ, यानी ये क्या है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। चलो ऑफ 25,000 एट अ सेल प्राइस ऑफ 30,000, 40% ऑफ दीज गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, यानी अपने को क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट एलिमिनेट करना है। बेसिकली इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा यहीं से अपन निकाल लेंगे। सेल प्राइस कितनी है 30,000 की, कॉस्ट कितनी है 25,000 की, टोटल प्रॉफिट कितना है 5,000 का, अनरियलाइज्ड कितना बचा, जितना रियलाइज नहीं हुआ, यानी 40%, यानी 5,000 का 40% दैट इज 2,000। चलो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट तो एक बार टिक कर दूँ और नीचे अपन इसका सारा ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं अपन, ये आ गया हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नोट। क्या करते हैं अपन, इफ द ट्रांजैक्शन इज अपस्ट्रीम, क्या हमारा अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, हाँ अपन ने ऊपर डिसाइड करा कि हमारा अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है। क्या करेंगे अपन, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग एंड लेस फ्रॉम दैट असेट, पर्टिकुलर दैट असेट यानी इन्वेंट्री फ्रॉम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो अपन अपने इस क्वेश्चन में इसको अब इम्पैक्ट दे देते हैं इस चीज़ का। अनरियलाइज प्रॉफिट एडजस्टमेंट सबसे पहले अपन ने डिसाइड करा कि अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्यों, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्यों है, क्योंकि स्लीक ने हैमर को बेचा, स्लीक ने हैमर को बेचा, स्लीक टू हैमर, सब्सिडरी टू पेरेंट, नीचे से ऊपर, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, समझ में आ गई। हाँ अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 की हमारी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट 25,000, उसका 40% यानी हमारा 2,000। क्या करेंगे अपन, लेस 2,000 फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग स्टेप 2 में जो अपन अभी कर रहे हैं, और लेस कर देंगे इन्वेंट्री में से स्टेप 7 में। तो अपन अभी फिलहाल स्टेप 2 कर रहे हैं, तो स्टेप 2 में अपन इसको 2,000 यहाँ से माइनस कर देते हैं, अपन ने माइनस कर दिया। चलो अब अपन हमारा फेयर वैल्यू वाला एडजस्टमेंट करते हैं, जो कि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर रखा है। आ जाओ मैं आपको एक बार क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, वो एडजस्टमेंट अपन पढ़ते हैं, फिर अपन इसको ट्रीटमेंट करेंगे। ये वाला एडजस्टमेंट अब अपन करने जा रहे हैं। क्या लिखा है, ऑन 1 अक्टूबर 2022 मशीनरी ऑफ स्लीक लिमिटेड वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000 फॉर विच नेसेसरी एडजस्टमेंट हैज आर टू बी मेड। चलो यानी इसमें अपने को क्या लिखा हुआ है, नॉर्मली आपने जो क्वेश्चंस करे होंगे उसमें अपन क्या करते हैं, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं। यानी बेसिकली उसमें अपने को फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट अलग अलग दिया हुआ होता है, फिर अपन ये चेक करते हैं कि भाई साहब फेयर वैल्यू ज़्यादा है या कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन इस लाइन में अपने को डायरेक्टली बता दिया मशीनरी ऑफ स्लीक लिमिटेड वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, यानी मेरी बुक्स में, स्लीक लिमिटेड की बुक्स में, यानी स्लीक लिमिटेड का कैरिंग अमाउंट ओवर वैल्यू हो रखा है फेयर वैल्यू के मुकाबले, यानी कैरिंग अमाउंट इज मोर देन फेयर वैल्यू।
यानी या फिर फेयर वैल्यू इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। समझ में आ गई बात? यानी इस केस के अंदर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस अपने को ऑलरेडी दे रखा है 20,000 और इसी पे अपन डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट हमारा ज़्यादा शो हो रखा है फेयर वैल्यू के मुकाबले, यानी अपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखा रखा है, तो अपने को डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। चलो अपन इसका एडजस्टमेंट करते हैं और यहाँ से अपन इसको टिक मार देते हैं। आ जाओ, क्या करते हैं अपन इसका एडजस्टमेंट, मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट नोट दिखा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे इसका इम्पैक्ट देंगे। ये आ गए हमारे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। क्या ये असेट की बात हो रही है? हाँ, असेट की बात हो रही है। ये रहा असेट। फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। हाँ, ये रहा लेस डिक्रीज इन फेयर वैल्यू। इसमें डिक्रीज इन फेयर वैल्यू का अमाउंट कितना है जो अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 का। क्या करेंगे अपन? लेस 20,000 लेस डिक्रीज इन फेयर वैल्यू यानी 20,000 फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी एंड दिस 20,000 फ्रॉम दैट असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगा वो अपन क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। अपन क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? ऐड कर देंगे अपन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में और ऐड कर देंगे उस असेट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। चलो, ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नोट पढ़ा दिया, अपन इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। रिवर्स क्यों होगा डेप्रिसिएशन में? उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया। क्यों दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मशीनरी है वो ओवर वैल्यू कर रखी है, ओवर वैल्यू कर रखी है। ओवर वैल्यू कौन करेगा भाई? अपन अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में ओवर वैल्यू करेंगे। यानी मेरी जो कैरिंग अमाउंट है वो ओवर वैल्यू हुई हुई है बाय ₹20,000 एज कम्पेयर टू व्हाट? फेयर वैल्यू। एज कम्पेयर टू व्हाट? फेयर वैल्यू। समझ में आ गई बात? यानी मैंने इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर रखा है। हाँ, फेयर वैल्यू के हिसाब से अपन फेयर वैल्यू के हिसाब से मेजर करते हैं सारे नेट एसेट्स, अपन फेयर वैल्यू के हिसाब से लेते हैं, अपन कंसोलिडेट करते हैं, टेक ओवर करते हैं। लेकिन अपन ने क्या कर रहा है? ओवर वैल्यू कर रखा है 20,000 से, यानी मैंने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, यानी मेरे को डेप्रिसिएशन रिवर्स करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से वैल्यू कम होती है असेट की, डेप्रिसिएशन रिवर्स करने से क्या होगा? वैल्यू बढ़ जाएगी। चलो, अब अपन इसका एडजस्टमेंट पे चलते हैं और इसका इम्पैक्ट देते हैं। मशीनरी का एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू डिक्रीज कितना है? 20। तो फेयर वैल्यू डिक्रीज मैंने क्यों लिखा? फेयर वैल्यू डिक्रीज मैंने क्यों लिखा? क्योंकि फेयर वैल्यू कम है इन आफ्टर ऑल केस। फेयर वैल्यू कम है कितने से? 20,000 से। फेयर वैल्यू कम क्यों है? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ओवर वैल्यू हो रखा है 20,000 से। समझ में आ गई? मैंने आपको हर लाइन से समझाने की कोशिश करी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लाइन समझ में आ गई कि ओवर वैल्यू का क्या मतलब। ओवर वैल्यू का बेसिकली मतलब मैंने कैरिंग अमाउंट ज़्यादा दिखा रखा है 20,000 से, यानी फेयर वैल्यू कम है, बस उतना। क्या करेंगे अपन? लेस 20,000 फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड लेस 20,000 फ्रॉम बैलेंस शीट इन स्टेप 7। चलो, अपन फिलहाल स्टेप 2 कर रहे हैं तो अपन लेस कर देते हैं 20,000। ये मैंने लेस कर दिया। इसका डेप्रिसिएशन अब अपने को रिवर्स करना है। कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 10%, 6/12 एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट तक का डेप्रिसिएशन अपन लेस करते हैं 6 मंथ्स। कैसे? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। तो 20,000 का 10% इंटू 6/12, 1,000 का अपने को क्या करना है? रिवर्स करना है, यानी एड 1,000 टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड एड 1,000 टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो, फिलहाल अपन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग वाला कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मेरे पास प्री का अमाउंट आ गया, मेरे पास पोस्ट का अमाउंट आ गया। पोस्ट को मैंने पेरेंट और एनसीआई में बांट दिया नॉर्मली, जैसे अपन हर क्वेश्चन में करते हैं। ये स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसी के साथ देखो हमारे मेजर एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। क्या हो गया? हमारे मेजर एडजस्टमेंट्स आप देखिए यहाँ पे हमारे खत्म हो गए इस क्वेश्चन के। देखो, ये सब अपन ने टिक कर दिया। एक एडजस्टमेंट बचता है जो न्यू एडजस्टमेंट है। बेसिकली हो सकता है आप इसी एडजस्टमेंट के लिए इस क्वेश्चन को देख रहे हो। इसका एडजस्टमेंट नोट भी मैंने नीचे लिख रखा है। जब भी एडजस्टमेंट अपन करेंगे मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। चलो, अपना स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन स्टेप 3 पे चलते हैं। नॉर्मल कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, जैसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करे हैं। आ जाओ, मैंने स्टेप 1 कर लिया, मैंने स्टेप 2 कर लिया, अब मैं करूंगा स्टेप 3। नेट असेट्स कितनी है मेरी? शेयर कैपिटल स्लीक लिमिटेड की 5 लाख। प्री एक्विजिशन रिजर्व मैंने ऊपर कैलकुलेट करे 1,80,000। टोटल आ गया मेरे नेट असेट्स 6,80,000। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1। अब आ गया हमारा किसका काम? परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का काम, जो कि मैंने आपको बताया था कि अपन इंड AS 103 के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। चलो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एनसीआई स्टेप 4 अपन क्या करते हैं? एनसीआई कैलकुलेट करते हैं। ऊपर बात करूंगा मैं, जो उसका काम आएगा। एनसीआई अपन कैलकुलेट करेंगे। कितने शेयर से एनसीआई के एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन? 50,000 शेयर्स टोटल। 25% हमारे पास है, यानी अपन ऊपर कैलकुलेट भी कर लीजिए, 12,500 आएगा बेसिकली। इंटू ₹11 क्यों करा अपन ने? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फेयर वैल्यू मेथड से अपने को एनसीआई कैलकुलेट करनी है और फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ स्लीक लिमिटेड क्वेश्चन में अपने को दे रखी है ₹11 की। तो मेरे पास एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आ गया 1,37,500। अब मैं क्या करूँगा? एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन निकालूंगा। चलो, निकालते हैं। एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन, एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है जो अपन ने अभी ऊपर निकाला? 1,37,500। पोस्ट एक्विजिशन शेयर, जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के जो हमारे शेयर है, जो अभी उन्होंने स्टेप 2 में निकाल के है, एनसीआई का शेयर 43,500 मैंने ऐड कर दिया। ये लाइन क्या लिखी हुई है मैं आपको आगे जाकर बता दूंगा। ये इसको अभी अपन पेंडिंग में रखते हैं, ये अपन पेंडिंग पेंडिंग, ठीक है। चलो, वैसे भी कुछ है नहीं इसका इफेक्ट, तो क्यों नहीं है? मैंने यहाँ पे लाइन को लिखी बेसिकली क्लैरिटी पर्पस के लिए लिखी, मैं आपको आगे बता दूंगा। ये डिविडेंड अपना डिवेंचर एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो यहाँ तक की बात मैं आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई कि एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन मैंने लिखा 1,37,500
500 और एनसीआई का पोस्ट एक्विजिशन का शेयर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जो कि अपन ने यहाँ पर निकाला था। देखो ये वाला फिगर एनसीआई का 43,500 मैंने ऐड कर दिया और मेरे पास क्या आ गई एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन आ गई 1,82,000 1,81 है 1,81 है शायद, सॉरी एक साइड में को राइटिंग में थोड़ा सा हो गया, 1,37,500 प्लस 43,500, हाँ 1,81,000। चलो अपन निकालेंगे गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या है हमारा परचेज कंसिडरेशन। चलो अब अपन परचेज कंसिडरेशन के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 में चलते हैं। हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अपन किस हिसाब से निकालेंगे। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन की शुरुआत में कि 103 का इसमें एक पार्ट आएगा स्टेप एक्विजिशन का, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए और वो है हमारा परचेज कंसिडरेशन। और अपन उस मोड पे आ चुके हैं कि अपन परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको शांति से समझना। 103 कर रखा है तो अपने आप आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीन को आप स्किप कर सकते हो। अगर नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे पढ़ लो, मैंने आपको यहाँ पर के 103 के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया। चलो एज पर इंडेस 103 ऑन डेट व्हेन कंट्रोल इज एक्वायर्ड, कौन सी डेट है इस क्वेश्चन में अपनी 1 अक्टूबर। कंट्रोल कब आया 1 अक्टूबर, क्यों? क्योंकि पहले तो सिर्फ 40% शेयर्स अपन ने लिए थे, बाकी के 35% अपन ने कब लिए 1 अक्टूबर को लिए। यानी 75% स्टेक कब एक्वायर हुआ अपना 1 अक्टूबर को हुआ, यानी 50% से एक्सीड कब हुआ 1 अक्टूबर को हुआ, यानी कंट्रोल कब आया 1 अक्टूबर को आया। is acquired, we do accounting as per step acquisition method and add fair value of previously held interest to purchase consideration and calculate profit and loss because of fair value change। बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो हमारा पहले की जो अभी तक का जो हमारा प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट था, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कौन सा 40% वाला, उसका फेयर वैल्यू अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं किसमें, अभी जो अपन ने कंसिडरेशन पे करा एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पे। चलो बेसिकली अपन क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। परचेज कंसिडरेशन 1 अक्टूबर 2022 को मैंने कितना परचेज कंसिडरेशन दिया, चलो अपन देखते हैं 1 अक्टूबर 2022 को मैंने कितना कंसिडरेशन पे करा। मैं वापस से कह रहा हूँ आपको, अगर आपने 103 कर रखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा अपने आप। जिन्होंने नहीं कर रखा है 103 डायरेक्टली 110 कर रहे हैं पहले, उनके लिए ये वाला बस इतना डिटेल में। चलो 1 अक्टूबर 2022 को मैंने परचेज कंसिडरेशन कितना पे करा 1,92,500 पे करा। चलो मैं लिख देता हूँ 1 अक्टूबर 2022 को मैंने कितना परचेज कंसिडरेशन पे करा 1,92,500। ऐड क्या ऐड करूंगा मैं, क्या ऐड करूंगा टोटल परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए, मैं ऐड करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली इंटरेस्ट। प्रीवियस इंटरेस्ट कौन सा, प्रीवियस इंटरेस्ट मतलब 40% वाला इंटरेस्ट। भाई प्रीवियस मतलब जो पहले से चला आ रहा है, पहले से कौन सा चला आ रहा है, जो अपन ने 1 अप्रैल को खरीदा था 40% वाला, आगे जाके 1 अक्टूबर को तो मैंने 35% खरीदा बस। प्रीवियसली हेल्ड कितना है मेरे पास 40%, उसका फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। टोटल शेयर्स कितने हैं 50,000 शेयर्स, प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कितना है 40%, फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000 शेयर्स इंटू ₹11, जो अपने क्वेश्चन में फिगर दे रखा है 2,20,000, मैंने 2,20,000 ऐड कर दिया, मेरे पास टोटल परचेज कंसिडरेशन निकल करके आ गया 4,12,500। समझ में आ गई आपको बात ये पहली। ये अपन क्या करते हैं, ये अपन 103 में करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं अपन, मैं एक लाइन में आपको समराइज करूँ तो 103 के हिसाब से जब भी स्टेप एक्विजिशन का क्वेश्चन आता है, जब अपन परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो परचेज कंसिडरेशन वो जो हमने एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पे करा, जिस साल हमारे पास कंट्रोल आया, जिस डेट पे हमारे पास कंट्रोल आया, एक परचेज कंसिडरेशन तो वो जब हमने उस डेट पे जो परचेज कंसिडरेशन वो पे किया, ऐड फेयर वैल्यू बुक वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू। देखो बुक वैल्यू तो अलग है जो क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन में अपने को बुक वैल्यू लिख रखी है। फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कितना है 2,20,500, वो भी अपन ने कैलकुलेट करा, कैसे करा, फेयर वैल्यू टोटल प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कितना है 40%, यानी 50,000 का 40% शेयर 20,000 शेयर इंटू ₹11 फेयर वैल्यू 2,20,000 मैंने ऐड कर दिया। टोटल परचेज कंसिडरेशन मेरे पास आ गया 4,12,500। ठीक है, एक चीज़ और करते हैं अपन इसमें, क्या करते हैं, लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इंटरेस्ट कितना है। देखो बुक वैल्यू कितनी है 2,40,000। भाई साहब अभी 2,40,000 कैसे आई, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आई। ये बात तो ज़्यादा समझ में आ गई, फेयर वैल्यू कैसे आई, जो अपन ने अभी ऊपर कैलकुलेट करी 2,20,000 की फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट क्वेश्चन में अपने को ऑलरेडी दे रखी है, कहाँ दे रखी है, कहाँ दे रखी है अपने को क्वेश्चन में ऑलरेडी, यहाँ दे रखी है। कितना लिखा है, हेमंड लिमिटेड ने जो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट एक्वायर करा था 40% कितने की कॉस्ट पे करा था 2,40,000 की कॉस्ट पे। यानी बुक वैल्यू कितनी है प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट कितना है 40%, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 2,40,000। फेयर वैल्यू कितनी है जो अभी ऊपर ने कैलकुलेट करी 2,20,000। क्या लॉस हुआ, हाँ कितने का लॉस हुआ 20,000 का लॉस हुआ। क्या करेंगे अपन इस 20,000 के लॉस का, अपन इसको हमारी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में एज अ लॉस शो कर देंगे, फेयर वैल्यू लॉस। चलो क्या करेंगे अपन, कहाँ गया हमारा
20,000 का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस आ गया 20,000 का फेयर वैल्यू की वजह से। ये अपन क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे जब हमारा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी बनाएंगे, यानी पेरेंट का, बेसिकली पेरेंट का पीएनएल अकाउंट। जब अपन पेरेंट का पीएनएल अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर इस लॉस को अपन शो कर देंगे, लेस कर देंगे कहाँ से, स्टेप 6 में से। ध्यान रखना जब अपन स्टेप 6 करेंगे तब यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे। तो मेरे पास क्या हुआ, परचेज कंसिडरेशन आ गया और एक हमारे को ये चीज़ पता चल गई। तीसरी बात, एक चीज़ और अपन क्या करते हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है भाई, देखो जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त अपन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अमाउंट को कंसीडर नहीं करते, यानी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को अपन बैलेंस शीट बनाते वक्त नहीं लिखते हैं। ये बात आपको पता है? हाँ, आपने को पता है। यानी जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट कितना है भाई साहब, यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है भाई। फेयर वैल्यू लॉस तो अपन सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ 103 निकालेंगे। हाँ चलो, अब अपन देखते हैं कि मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमें ये पता है, चलो मैं आपको एक बार बैलेंस शीट बनाते हुए बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने अपन ने बहुत क्वेश्चंस में कर रखा ऑलरेडी, मैं आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। क्या बताया मैंने, इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी मेंशन्ड ऑन द असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। ये अपन सब्सिडरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त कंसीडर नहीं करते। हाँ नहीं करते, मुझे पता है। चलो अब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है पेरेंट का, ये देखो आप। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है पेरेंट का, 6,25,000। इसका कोई नोट नहीं दे रखा है। यानी इस 6,20,000 में एक तो हमारा सब्सिडरी वाला इन्वेस्टमेंट शामिल होगा और एक कुछ अदर इन्वेस्टमेंट पेरेंट ने करा होगा। भाई पेरेंट का कोई एक ही इन्वेस्टमेंट थोड़ी कि बस सब्सिडरी में उन्होंने इन्वेस्ट करा, उन्होंने अलग अलग और भी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा होगा, वो तो दिखाएंगे अपन, सब्सिडरी वाला नहीं दिखाते हैं बस, ठीक है। यानी जो टोटल 6,25,000 है उसमें सब्सिडरी वाला कितना शामिल है, एक तो 2,40,000, एक 1,92,500। समझ में आ गई बात। फेयर वैल्यू कुछ नहीं लेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, यहाँ पे फेयर वैल्यू का कुछ काम नहीं है। फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन तो सिर्फ अपने को परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त करनी है। ये तो सिंपल अपन बुक वैल्यू के फिगर्स ऐड कर रहे हैं असेट लायबिलिटी में, और ये अपने को पता है कि असेट्स लेते वक्त अपन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अमाउंट इंक्लूड नहीं करते, बस तो वो अपन इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। कितना एक्सक्लूड करेंगे अपन, 2,40,000 प्लस 1,92,500, 4,32,500 इसमें से अपन एक्सक्लूड कर देंगे, यानी बचे हुए इन्वेस्टमेंट अपन शो कर देंगे। यहाँ से अपन कितना हटा देंगे, 4,32,500। बाकी जितना बचा वो उसके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है पेरेंट की दूसरी जगहों पे, वो तो अपन दिखाएंगे। बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसिकली बस जो अपन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नहीं लेते, बस वो नहीं लेते, उसका ये एडजस्टमेंट है बस। वो दो फिगर्स अपन ने ऐड करा और फेयर वैल्यू भी आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ गई, जिससे कंफ्यूज ना हो कि फेयर वैल्यू की नीड अपने को सिर्फ और सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त जरूरी है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हटाते वक्त जब अपन इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करेंगे तो अपन डायरेक्टली बुक वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, उसका फेयर वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टेप 7, रिड्यूस बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी बिकॉज वी डू नॉट टेक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वाइल डूइंग स्टेप 7। 10 रिड्यूस कितना, एक तो 2,40,000 और एक 1,92,500। 2,40,000 जो अपन ने 1 अप्रैल को खरीदा था 40% उसका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, और ये वाला जो अपन ने 1 अक्टूबर को लिया था 1,92,500। समझ में आ गई बात आपको? हाँ आ गई, एक सेकेंड। सॉरी। चलो तो अपन ने ये समझ लिया। तो इससे क्या हुआ, अपन ने सबसे पहले क्या समझा, अपन ने परचेज कंसिडरेशन ऊपर कैलकुलेट करा 4,12,500, ऐड नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन गुडविल की, सारे स्टेप्स अब नॉर्मल अपन फॉलो करेंगे। एक एडजस्टमेंट अपना अभी बाकी है, कौन सा, डिवेंचर वाला, ध्यान रखना अपन आगे उसको करेंगे अच्छे से। चलो परचेज कंसिडरेशन 4,12,500, एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो अपन ऊपर कैलकुलेट करके आए 1,37,500, नेट असेट्स अपन स्टेप 3 में कैलकुलेट करके आए 6,80,000। मेरा क्या आया, कैपिटल रिजर्व आया 1,30,000 का। यानी कैपिटल रिजर्व जो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें रिजर्व में लिखना मत भूलना, कैलकुलेट तो अपन कर लेते हैं, लिखना मत भूलना। चलो क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते वक्त मैं लिखना भूल गया था। चलो एक चीज कौन सा लिखना, मैं ये वाला लिखना भूल गया था बेसिकली। ये जो है ना एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ, ये 1,81,000 का मेरा डिफरेंस आ रहा था बैलेंस शीट में, तो मैं सोच रहा था कि भाई ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। मैंने ढूंढा तो मेरा एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन में लिखना भूल गया था। चलो तो आप भी लिखना मत भूलना, ठीक है। चलो अब अपन बनाते हैं कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। सबसे पहले अपन ने पेरेंट का बैलेंस ले लिया इसमें 5,50,000 का, जो पेरेंट का ओन बैलेंस होता है, खुद का बैलेंस 5,50,000, ठीक है। फेयर वैल्यू का लॉस, याद है मैंने आपको ऊपर कहा था कि जो फेयर वैल्यू का लॉस होगा 20,000 को अपन कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी से लेस करेंगे। हाँ बिल्कुल याद है मेरे को, मैंने कहा था आपको अपन लेस करेंगे कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी से। चलो अपन यहाँ से लेस कर देते हैं, मैंने यहाँ से लेस कर दिया। लॉस ऑफ डिबेंचर, अब ये कौन सा लॉस है, चलो अपन अब डिबेंचर का एडजस्टमेंट समझते हैं। चलो मैं आपको अब डिबेंचर के एडजस्टमेंट ले दूँ, नहीं तो फिर क्या है, बार बार अगर मैं हर जगह पेंडिंग लिख दूंगा तो फिर दिक्कत होगी। चलो अपन अब डिबेंचर का एडजस्टमेंट समझते हैं। एक जगह पेंडिंग लिखा हुआ याद है, वो भी अपन इसमें यहाँ पे खत्म कर देंगे, फिर अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व, खत्म बात हो जाएगी पूरी की पूरी। क्या लिखा है, 8% डिवेंचर्स, द 8% डिवेंचर्स ऑफ स्लीक लिमिटेड इंक्लूड्स डिवेंचर हेल्ड बाय हैमर लिमिटेड ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹35,000।
दे वर अक्वायर्ड बाय हेमर लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ 84,000, यानी बेसिकली पेरेंट ने सब्सिडरी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है। यानी एक तरह से क्या है, आप समझदार हो, क्या है, इंट्रा ग्रुप बोरोइंग है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है। इसको अपने को एलिमिनेट करना होता है। कैसे एलिमिनेट करेंगे अपन, वो मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ कैसे करता है मैंने इसका एडजस्टमेंट। आ जाओ, कहाँ है हमारा इसका एडजस्टमेंट। एक मिनट, ये आ गया हमारा। क्या है, कैसे करता है मन, ध्यान से समझना, ये नया एडजस्टमेंट है जो इस क्वेश्चन में अपने को मिला था। चलो, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी पोर्शन ऑफ सब्सिडरी बाय पेरेंट, एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या प्रेफरेंशियल। यानी बेसिकली क्या कर रखा है, पेरेंट ने सब्सिडरी की किसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है? हाँ, पेरेंट ने सब्सिडरी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, पेरेंट ने सब्सिडरी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है। यानी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर कोई इक्विटी पोर्शन ऑफ सब्सिडरी बाय पेरेंट, अपन क्या करेंगे उसका एडजस्ट कैसे करेंगे। वाइल कंसोलिडेशन वी हैव टू एलिमिनेट इट एज अ इंट्रा ग्रुप बोरोइंग। अपन इंट्रा ग्रुप आइटम के वजह से इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे अपन, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी डन बाय पेरेंट इन सब्सिडरी एट बुक वैल्यू इन असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। फर्स्ट पॉइंट, चलो क्या लिखा मैंने, ध्यान से, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी डन बाय पेरेंट इन सब्सिडरी एट बुक वैल्यू इन असेट साइड ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट। यानी बुक वैल्यू जितनी अपन ने इन्वेस्ट करी वो डायरेक्टली जब अपन पेरेंट की बैलेंस शीट को अपन एक्वायर करेंगे ना भाई, अपन जब क्या करते हैं, जब अपन पेरेंट की बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपन स्टेप 7 में उनके सारे के सारे असेट्स को अपनी बुक्स में लेते हैं। हाँ लेते हैं। तो जब अपन उनके डिबेंचर को अपनी बुक्स में लेंगे तो जो हमारे पास उनके ऑलरेडी पड़े हुए डिबेंचर हैं उसकी बुक वैल्यू अपन लेस कर देंगे। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करूँ तो मैंने क्या लिखा है इसमें, टोटल डिबेंचर कितने हैं सब्सिडरी के, टोटल डिबेंचर कितने हैं सब्सिडरी के, कहाँ गए हमारे, ये बोरिंग्स डिबेंचर है। चलो 4th पॉइंट में आपको ये रहा, क्या लिखा है, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ₹100 ईच, कितने, 1 लाख के। यानी 1 लाख के टोटल डिबेंचर हैं सब्सिडरी के पास, उसमें से हमारे पास कितने हैं, 35,000 की बुक वैल्यू के, यानी बचे कितने, 65,000। तो जब अपन स्टेप 7 में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें डिबेंचर ऐड करते वक्त अपन सिर्फ और सिर्फ 65,000 लिखेंगे। बात समझ में आई? क्यों अपन 65,000 लिखेंगे, क्योंकि 35,000 के तो इंट्रा ग्रुप बोरेंगे भाई, 35,000 के तो उसके डिबेंचर हमारे पास हैं, तो वो मैं क्यों लिखूं। तो उसको एलिमिनेट करते हुए जितने 65,000 के बैलेंस डिबेंचर बचते हैं वो मैं हमारी बैलेंस शीट में लिख दूंगा। लेकिन कितने के अपन ने कॉस्ट पे एक्वायर कर रखे हैं, 84,000 के। यानी बेसिकली 35,000 के डिबेंचर मैंने 84,000 में इन्वेस्ट कर रखे हैं। यानी जब मैं इसको डी रिकॉग्नाइज करूंगा मेरी बुक्स में से, भाई इंट्रा ग्रुप में से मैं 84,000 डी रिकॉग्नाइज करूंगा तो उसमें मेरा लॉस भी होगा, उस लॉस का भी अपन इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यानी बेसिकली अब इसको ऐसे समझो कि देखो 35,000 का एक जो सब्सिडरी है इस लीग के टोटल डिवेंचर्स हैं कितने, ₹1 लाख के बुक वैल्यू। इस 1 लाख में से 35,000 किसके पास है, पेरेंट के पास। लेकिन पेरेंट ने इन 35,000 के डिवेंचर को 84,000 में एक्वायर करा हुआ है, और जो बचे हुए 65,000 है वो तो अलग हैं, दूसरे हैं। तो जो अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे स्टेप 7 में, तब अपन सिर्फ और सिर्फ 65,000 लिखेंगे जो हमारे अदर वाले हैं, इसको अपन एलिमिनेट करेंगे। यानी 35,000 अपन हटा देंगे, हटा दिया। लेकिन भाई साहब जब मैं मेरी बैलेंस शीट में से, पेरेंट की बैलेंस शीट में से इसको एलिमिनेट करूँ तो मैं तो 84,000 पे कर रखा है, यानी मेरे को कुछ लॉस होगा। हाँ मेरे को कुछ लॉस होगा, कितना लॉस होगा, मेरे को 84,000 माइनस 35,000, कितना होगा लॉस, 84,000 माइनस 35,000, 49,000 का। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे आप एक बार समझिए, फिर अपन इसको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हैं। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी डन बाय पेरेंट इन द सब्सिडरी एट बुक वैल्यू। कौन सा फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, 35,000। इफ इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी इज मोर देन नॉमिनल अमाउंट, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा है, हाँ है। क्यों, नॉमिनल अमाउंट तो 35,000 का, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 84,000 पे, यानी 35,000 की चीज़ 84,000 पे खरीदी हुई, क्या ऐसा है, हाँ। रिकॉग्नाइज लॉस ड्यू टू डी रिकॉग्निशन, लॉस कितना डी रिकॉग्निशन, अभी अपन नंबर कैलकुलेट करा 49,000। कहाँ पर करेंगे डी रिकॉग्नाइज, कहाँ करेंगे इसको रिकॉग्नाइज, स्टेप 6 में, कंसोलिडेटेड डी नहीं बनाते, ठीक है। और क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस फ्रॉम द फाइनेंशियल लायबिलिटी वाइल एडिंग लायबिलिटीज ऑफ पेरेंट बैलेंस शीट, यानी वही 35,000 पे अपन क्या करेंगे, 35,000 पे हमारा पेरेंट बैलेंस शीट से एलिमिनेट सब्सिडरी के बैलेंस शीट से अपन एलिमिनेट कर देंगे
जब अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो यहाँ पे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट यानी यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा, 84,000 का आएगा, सॉरी। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल लायबिलिटी डन बाय पेरेंट। पेरेंट ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, बेसिकली 84,000 का कर रखा है ना, 84,000 का कर रखा है। चलो बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू कितनी 84,000 है, नॉमिनल वैल्यू है 35,000। तो यानी बेसिकली अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूँ तो कंसोलिडेटेड रिटेन फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी पोर्शन क्या होगा, कम होगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी पोर्शन कम होगा। कंसोलिडेटेड इक्विटी फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी पोर्शन कम कितने से होगा, 35,000। समझ में आई आपको बात, बिल्कुल, क्योंकि 35,000 की नॉमिनल वैल्यू कम हो रही है। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग कम होगा, हाँ कम होगा, कितने से, 49,000 का लॉस। इन्वेस्टमेंट कितने से कम होगा, 84,000 से। यानी बेसिकली हमारी बुक्स में तो पेरेंट ने 84,000 में इन्वेस्टमेंट दे रखा है, वो तो पूरे के पूरे 84,000 को हटाएगा, ये मैंने हटा दिया। वो लॉस रिकॉग्नाइज करेगा, ये मैंने लॉस रिकॉग्नाइज कर दिया। और सामने जब अपन पेरेंट की सब्सिडरी की बैलेंस शीट कंसोलिडेट करेंगे हमारी बुक्स में, तब 35,000 का हमारा उसमें हम लेस कर देंगे, जितना 65,000 जो अदर्स वाले हैं वो दिखाएंगे बस। तो मैंने फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी वाले पोर्शन को भी लेस कर दिया। समझ में आ गई। तो टोटल मैं ये दिखाने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुल मिला के मेरा 84,000 का इन्वेस्टमेंट हटा रहा हूँ मेरी बुक्स में से। क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप बोरिंग है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है। इस 84,000 में से कॉस्ट है 35,000 की और प्रॉफिट है कितना, 49,000 का, बस उसी की मैंने यहाँ पे एंट्री करी है। लेकिन ध्यान से, लेकिन इफ़ इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी, भाई इस क्वेश्चन में तो हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी में इन्वेस्ट कर रखा था सामने वाले की, मैंने सामने वाली सब्सिडरी की फाइनेंशियल लायबिलिटी में, सामने वाली सब्सिडरी की बुक्स में डिबेंचर है, डिबेंचर क्या होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा था। मान के चलो अगर मैंने उसके फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मान लो उसके प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में दिखाई दे रहे हैं, मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इफ इन्वेस्टमेंट इज इन इक्विटी देन डू एन एडिशनल एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग रिमेनिंग नॉमिनल अमाउंट टू एनसीआई। यानी अगर ये डिबेंचर इक्विटी पार्ट होता, अभी तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का पार्ट था, अगर ये डिबेंचर इक्विटी का पार्ट होता तो ये सब कुछ करने के बाद बस जो मैंने 65,000 बैलेंस शीट में दिखाया ना, बस वो 65,000 में डिबेंचर दिखाने की जगह मैं उसको एनसीआई में दिखा देता। यानी डिबेंचर में से 65,000 में माइनस कर देता और एनसीआई में ऐड कर देता, मेरी बैलेंस शीट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी में से एक हटा, लायबिलिटी में एक ऐड हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एडजस्टमेंट समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। नहीं आया मैं एक बार आपको वापस समझाता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में चलेंगे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस एडजस्टमेंट में, ध्यान से सुनना, बस सुनना। अभी कुछ मैं उसमें नहीं देख रहा, मैं भी पीडीएफ में नहीं देख रहा। क्या हो रहा है, पेरेंट ने सामने वाली सब्सिडरी के या तो किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी में या किसी इक्विटी पार्ट में इन्वेस्ट कर रखा है। यानी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी पोर्शन है वो सामने वाली सब्सिडरी का है, डिबेंचर किसके हैं, सब्सिडरी के हैं, उसमें मैंने एज अ पेरेंट इन्वेस्ट कर रखा है। समझ गया मैं, कर रखा है। यानी ये बात अपने को समझ में आती है कि अगर अपन ने सामने वाली किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है तो ये इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन हुआ, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई, हाँ करना पड़ेगा। यानी मेरी बुक्स में जो मैंने इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है ₹84,000 का, मुझे उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कर दिया एलिमिनेट, ये लो भाई साहब, ये मैंने कर दिया एलिमिनेट, ये कर दिया। अब नॉमिनल वैल्यू कितनी की थी, 35,000 की थी, मैंने एलिमिनेट कितना करा, पूरा का पूरा 84 करा। यानी मेरे को इसमें लॉस कितना हुआ, 49,000 का लॉस हुआ। बस वही अपन इसकी एंट्री करना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी कम होगा 35,000 से, कंसोलिडेटेड रिटेन में लॉस मुझे इंकर होगा, लॉस मेरा इंकर होगा कितना, 49,000 का, और मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी बुक से चला जाएगा 84,000। बस इसी का इम्पैक्ट अपने को इसमें देना है। जब अपन ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो अपना इन्वेस्टमेंट हुआ है ना सामने वाली उसमें सब्सिडरी में 84,000 का, वो अपन अपने असेट में से कम कर देंगे। जब अपन उनके डिबेंचर हमारी स्टेप 7 में ऐड कर रहे होंगे बैलेंस शीट में, तब उन डिबेंचर में अपन सिर्फ जो बाकी वाली 65,000 है वो लिखेंगे, 35,000 नहीं लिखेंगे, 35,000 तो हमारे खुद के हैं, वो तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। वो क्यों लिखूँ, तो कितने लिखूँगा, सिर्फ 65,000 लिखूँगा डिबेंचर लिखते वक्त, और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में मेरा लॉस बुक कर दूंगा। यानी बेसिकली अब इस तरह समझो ना, बैलेंस शीट की असेट साइड में से 84 कम हुआ, लायबिलिटी साइड में से डिबेंचर में से 35 कम हुआ, और कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में से 49 कम हुआ। बैलेंस शीट मैच हो गई मैच, हाँ हो गई। समझ में आ गई बात आपको। बस अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कि हमारी एज अ पेरेंट हमने सामने वाली ही किसी फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप उसको क्या कर देना, इस तरह से एलिमिनेट कर देना, उसका लॉस बुक कर देना, और इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट करके आना, भूलना मत। चलो लास्ट वाली लाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने डिबेंचर में सिर्फ 65,000 लिखा बुक्स में, याद है आपको, जो बचा हुआ मैंने 65,000, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में भी करते हुए, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। डिबेंचर लिखते वक्त मैं सिर्फ 65,000 लिखूंगा। मैंने आपको ऊपर बताया 35 अपन एलिमिनेट कर चुके, 1 लाख माइनस 65,000, मैं 1 लाख माइनस 35,000, 65,000 में यहाँ पे लिखूंगा, हाँ। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की जगह किसी इक्विटी पार्ट में इन्वेस्ट करा हुआ होता पेरेंट ने, तो बस मैं यहाँ से इसको हटा करके एनसीआई में लिखूंगा 65,000, बात खत्म। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट पे, जो अपन डिबेंचर में लिख ले आ रहे थे वो एनसीआई में लिख देंगे, दोनों लायबिलिटी साइड ही होती है। बस चलो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्टमेंट बता देता हूँ कि अपन क्या करेंगे इसमें।
सबसे पहले अपन अब ऊपर जाके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है एडजस्टमेंट में? द 8% डिवेंचर ऑफ स्लीक लिमिटेड, कितने के? ये 1 लाख के। इंक्लूड्स डिवेंचर हेल्ड बाय हैमर लिमिटेड ऑफ नॉमिनल वैल्यू 35,000, यानी ये नॉमिनल वैल्यू पे शो हो रहा है डिवेंचर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? नॉमिनल वैल्यू पे देखो 8% डिवेंचर और ₹100 ईच, 8% डिवेंचर, ये तो 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 1 लाख रुपीज़ के नॉमिनल वैल्यू। ये इसमें से 35,000 पेरेंट के हैं। दे वर एक्वायर्ड बाय हैमर लिमिटेड ऑन फॉर एट द कॉस्ट ऑफ 84,000, यानी 84,000 की तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, डिबेंचर चले जाएंगे 35,000 के, और लॉस आ जाएगा 49,000 का। समझ में आ गया आपको बात? क्या ये किसी इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं, तो दूसरी वाली एनसीआई वाली एंट्री अपन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। चलो मैं आपको इसका एडजस्टमेंट बता देता हूँ जो अपन ने क्वेश्चन में करा। कहाँ गया वाला पेज? सबसे पहले मैं वो पेंडेंसी खत्म कर देता हूँ। ये रिमेनिंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू सब्सिडरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी पोर्शन है, क्या ये इक्विटी पोर्शन नहीं? तो क्या ये एनसीआई में ऐड होगा? नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे नील लिखा है क्लैरिटी पर्पस के लिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी लिखता तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि जो बचे हुए 65,000 है ना, वो 65,000 अपन डिबेंचर में ही शो करेंगे, एनसीआई में शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। तो जो रिमेनिंग नॉमिनल वैल्यू है 65,000 की, ये अपन क्या एनसीआई में ऐड करेंगे? एनसीआई कैलकुलेट करते वक्त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी पोर्शन नहीं है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख करके इसको नील कर दिया। चलो अपन चलते हैं हमारी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में। मैंने बोल दिया पेरेंट का ओन बैलेंस 5,50,000, फेयर वैल्यू का लॉस मैंने यहाँ पे बुक कर दिया 20। फेयर वैल्यू लॉस ध्यान है? कहीं इतने सारे समझाने में कहीं भूल ना गए हो कौन सा फेयर वैल्यू लॉस है, याद है कौन सा? हाँ, स्टेप एक्विजिशन वाला फेयर वैल्यू लॉस जो अपन ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लॉस ऑफ डिबेंचर मैंने आपको बोला है अपन लेस करेंगे, कंसोलिडेटेड में मैंने लेस कर दिया 49,000, 84,000 की इन्वेस्टमेंट वाली हमारी बुक वैल्यू और 35,000 का नॉमिनल अमाउंट। पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट का शेयर अपन ने ऐड कर दिया जो अपन ने स्टेप 2 में निकाला था। मेरे पास कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग आ गई 6,11,500। चलो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाओ। पीपी 6 लाख पेरेंट की, सब्सिडरी की, ये 20,000 का फेयर वैल्यू डिक्रीज आता है। वर्किंग नोट नंबर 5 में अपन ने करा था, मैंने कहा था स्टेप 7 में अपन रिड्यूस करेंगे। ओल्ड एडजस्टमेंट है, करा हुआ है अपना, समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल। डेप्रिएशन का मैंने रिवर्स कर दिया, जब डेप्रिएशन अपन चार्ज करते हैं असेट कम होता है, रिवर्स होगा तो असेट बढ़ेगा। मैंने कर दिया 1,000 ऐड, मेरा पीपी का अमाउंट आ गया। इंटेंजिबल असेट कोई चेंज नहीं है इसमें, डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट आउटसाइड कॉलम में डाल दो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, हाँ ये है मज़ेदार बात, ये आ जाओ इसमें। 6,25,000 मैंने पेरेंट का ऐसा का ऐसा उठाया, 1,25,000 मैंने सब्सिडरी का ऐसा का ऐसा उठाया, 4,32,500 ये कौन सा है? ये ध्यान आ रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अपन पेरेंट की बैलेंस शीट बनाते वक्त नहीं करते। चलो एक बार मैं आपको वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस दिखा देता हूँ। इसमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी पेरेंट की बैलेंस शीट बनाते हुए अपन नहीं लिखते। कौन सा है ये अमाउंट? याद है 3 पॉइंट अपन ने लिखे थे, उसके लास्ट वाला अमाउंट था ये रहा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपन ऐड नहीं करते। कौन सा? एक तो 2,40,000 वाला अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है उनमें 1 अप्रैल को, और अपन ने 1 अक्टूबर को भी उसमें इन्वेस्ट करा था 1,90,000। 4,32,500 मैंने इन्वेस्टमेंट में से हटा दिया। ध्यान आ गया? समझ में पक्का ध्यान आ गया ना? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। 4,32,000 का मैंने इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट कर दिया। ये 84,000 ध्यान है कौन सा है? अरे वही जो अभी अपन ने समझा, बुक वैल्यू डिबेंचर वाली। भाई इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट में कितना लिखा हुआ है? 84,000। इन्वेस्टमेंट कितना हटाऊंगा? ध्यान है 284,000, 35,000, 49,000। ध्यान है लॉस, ये लॉस था, ये नॉमिनल वैल्यू थी, और ये इन्वेस्टमेंट कितने से हट रहा है? 84,000। ये मैंने हटा दिया बैलेंस शीट बनाते बाद। मेरा आउटसाइड कॉलम में इन्वेस्टमेंट आ गया 233,500। करेंट असेट्स इन्वेंट्री पेरेंट की ले ली, सब्सिडरी की ले ली, इन रियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट अपन ने ऊपर करा था, लेस कर दिया। आउटसाइड कॉलम में 2,83,000। ट्रेड रिसीवेबल 325 पेरेंट के, सब्सिडरी के, ये हमारा इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन याद है। 2 लाख के ट्रेड रिसीवेबल जिसमें से 50,000 के डिस्काउंट हो चुके हैं, तो नेट ऑफ मैंने आपको कहा था ऊपर की 1,50,000 अपन रिड्यूस करेंगे, कर दिए 4,65,000। बैलेंस शीट में तो कुछ बचता ही नहीं है फिर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डायरेक्ट ऐड होंगे, कोई चेंज नहीं आया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आ जाओ। शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पॉइंट में नोट्स में ऊपर लिखा हुआ है, ले लिया पेरेंट का। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी ऊपर कैलकुलेट करके आए स्टेप 6 में, ले लिया। कैपिटल रिजर्व ध्यान से कैलकुलेट करा था, लिखना मत भूलना, 1,30,000 लिख दिया। एनसीआई देखो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया था, मैंने लास्ट में लिखा, देखो मैंने बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी 1,81,000 से, 1,81,000 मैंने लिख दिया। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं। बोरिंग पेरेंट की कुछ है नहीं, हाँ आ गए, देखो 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 सब्सिडरी के डिबेंचर लेस कर देंगे अपन 35,000 से 65,000 लिखेंगे, बस ध्यान आ गया फिगर 65,000 का, हाँ ध्यान आ गया। मान लो अगर ये इक्विटी पोर्शन होता तो, अभी तो ये डिबेंचर है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, अगर ये इक्विटी पोर्शन होता तो बस इसको अपन यहाँ से हटा करके एनसीआई में ऐड कर देते।
जो वहाँ पे मैंने निल लिखा। निल क्यों लिखा? क्योंकि अपन इसको यहाँ से हटाकर एनसीआई में नहीं डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है पेरेंट ने सब्सिडरी के फाइनेंशियल लाइबिलिटी पोर्शन में इन्वेस्ट कर रखा है। एक बार वापस मैं आपको नोट दिखा देता हूँ जो अपन ने लिखा था। कौन सा नोट लिखा था? ये वाला नोट लिखा था। If investment is in equity, then do an additional adjustment of transferring remaining nominal amount 65,000 वाला to NCI। क्या ये इक्विटी पोर्शन में इन्वेस्ट कर रखा है? नहीं, डिबेंचर है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इसलिए अपन कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे और अपन डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में दिखाएंगे बचा हुआ नॉमिनल अमाउंट 65,000 का। ठीक है, अपन इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा ये, यहाँ पर ये कट नहीं होगा, सिर्फ 65,000 का मैं यहाँ पर रिमेनिंग नॉमिनल अमाउंट दिखा देंगे, दिखा दिया। करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, बैंक ओडी में कुछ फर्क है नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दो। ट्रेड पेबल है वही, ऊपर ट्रेड रिसीवेबल से अपन ने 1,50,000 है, यहाँ से भी हटा देंगे इंट्रा ग्रुप बोरिंग। एक का ट्रेड रिसीवेबल, दूसरे का ट्रेड पेबल होता है। चलो ये अपन ने लिख दिया, हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे सक्सेसफुली मैच हो गई। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है अपने को, अगर अपन फर्स्ट टाइम एग्जाम में देख रहे हैं तो बिल्कुल अपने को हो सकता है समझ में ना आए कि भाई साहब क्या करूँ, उसका नए नए एडजस्टमेंट्स हैं इसमें, डिबेंचर वाला नया एडजस्टमेंट है, बोनस का हो सकता है आपको नए एडजस्टमेंट लगे इसमें, बिल्कुल। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से एक एक एडजस्टमेंट इसमें समझाऊँ। ठीक है, डिबेंचर वाले एडजस्टमेंट, सारे के सारे एडजस्टमेंट नोट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। आपको कुछ ना भी समझ आया हो तो आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को पढ़ोगे, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ोगे आप तो, जो मैंने लगाई भी है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें स्टेप्स भी सारे लिख दिए, सारे एडजस्टमेंट भी लिख दिए, न्यू हो ओल्ड हो सब लिख दिया, बस इक्विटी हो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो लिख दिया, बस। ध्यान कहाँ रखना है आपको? आप सारे स्टेप समझ लोगे, आपने वीडियो भी देख ली, आप सारे स्टेप समझ लोगे, आपको सब कुछ आता है। लेकिन एक स्टेप में कैलकुलेट करा हुआ फिगर अगर आप बैलेंस शीट में लिखना भूल गए तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आपको आते हुए भी सब खराब हो जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो वहाँ पे एग्जाम में आपको ट्रॉमा आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। तो जो आपने एक जगह कैलकुलेट करा उसको बैलेंस शीट में लिखना मत भूलना। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन समझा सकूँ, सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने अच्छे से समझे। इसमें मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक तो 1% डिबेंचर वाला, ये डिविडेंड वाला भी न्यू था, बोनस शेयर्स वाला तो कहीं अपन ने कुछ एडजस्टमेंट करना, ध्यान रखना बोनस का आ जाए कहीं तो कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में, उसको इग्नोर मारो डायरेक्टली, बस। बाकी सारे तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट तो अपन कहीं ना कहीं कर चुके हैं, ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल और ये कुछ था नहीं, ये तो एनसीआई का कैलकुलेशन के लिए इन्होंने बताया था। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अपन ने अच्छे से सॉल्व करा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।